गुरु गोविंद सिंह कहते थे कि एक सुंदर जीवन के लिए आहार और व्यायाम ही काफ़ी नहीं है, बल्कि गरीब और बेसहारा लोगों की सेवा भी ज़रूरी है। इसलिए सत्कार्य और परोपकार के साथ अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहें। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। दशविध स्नान के साथ प्रारंभ हुआ अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का पूजन। 7 दिवसीय पूजा के दूसरे दिन रामलला की मूर्ति लेकर जुलूस पहुंचेगा अयोध्या। मंगल कलश में सरयू जल लेकर श्रद्धालु पहुंचेंगे राम जन्मभूमि मंदिर। मंदिर के गर्भगृह में सोने के दरवाजे लगाने का काम हुआ पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान राम को बताया सुशासन का प्रतीक। बोले, आजकल पूरा देश है राममय। प्रभु राम का जीवन विस्तार, उनकी प्रेरणा, आस्था, भक्ति के दायरे से कहीं ज्यादा। आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी के नए परिसर का किया उद्घाटन। कहा, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई एनडीए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रधानमंत्री आज केरल दौरे पर। कोच्चि में 4000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। नई दिल्ली में शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन। राजस्थान के टोंक में वनस्थली विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में भी होंगे शामिल। और भारत की विकास संभावनाएं बहुत अच्छी, विश्व आर्थिक मंच में बोले आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। भगवान राम की मूर्ति को 21 जनवरी तक हर दिन आयोजित होने वाले अनुष्ठानों की श्रृंखला के हिस्से के रूप में राम मंदिर के गर्भगृह में आज रखा जाएगा। 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह के लिए अनुष्ठान मंगलवार को अयोध्या के परिसर में शुरू हो गए, जिसमें अनुष्ठान 21 जनवरी तक जारी रहेंगे। आज भगवान राम की मूर्ति का परिसर में प्रवेश होगा। साथ ही कल यानी 18 जनवरी को मंदिर में तीर्थ पूजन, जल यात्रा और गंधाधिवास होगा। 20 और 21 जनवरी को पुष्पाधिवास, मध्याधिवास और शय्याधिवास का आयोजन किया जाएगा। कम से कम 121 पुजारी अनुष्ठान कर रहे हैं। पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ अनुष्ठान की सभी प्रक्रियाओं की देखरेख, समन्वय और निर्देशन कर रहे हैं। दशविध स्नान के साथ अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का पूजन प्रारंभ होने से राम भक्तों में उत्साह का संचार हो गया है। हम आपको बता दें कि 22 जनवरी को होने वाली राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों हर सुबह एक राम भजन देशवासियों के साथ साझा कर रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री ने भारत रत्न लता मंगेशकर का राम भजन शेयर किया है। माता
नाम जन जाने नहीं न जाने न जाने। श्री अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालने वाले वैदिक विद्वान आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा के अंतर्गत सांगोपांग सर्व प्रायश्चित किया और पवित्र सरयू नदी में स्नान किया। विष्णु पूजन करके पंचगव्य और घी से होम कर पंचगव्य प्राशन किया गया। द्वादशाब्द पक्ष से प्रायश्चित स्वरूप गोदान किया। दशदान के पश्चात मूर्ति निर्माण स्थान पर कर्मकुटी होम किया। हवन के समय आचार्य वैदिक प्रवर लक्ष्मीकांत दीक्षित स्वयं उपस्थित रहे। मंडप में वाल्मीकि रामायण और भुषुंडी रामायण का पारायणारंभ हुआ। आज दोपहर 1:20 के बाद जल यात्रा, तीर्थ पूजन, ब्राह्मण बटुक कुमारी सुवासिनी पूजन, वर्धिनी पूजन, कलश यात्रा और भगवान श्री राम लला की मूर्ति का प्रसाद परिसर में भ्रमण होगा। नवंबर 1858 में निहंग बाबा फकीर सिंह खालसा के नेतृत्व में 25 निहंग सिखों ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद में प्रवेश किया था और अब 165 वर्षों से अधिक समय के बाद उनके 8वें वंशज बाबा हरजीत सिंह रसूलपुर ने कहा है कि वो 22 जनवरी को अयोध्या में लंगर का संचालन कर रहे हैं। बाबा हरजीत सिंह का कहना है कि वो अन्य निहंगों के साथ लंगर पकड़कर भगवान राम के प्रति अपने पूर्वजों की भक्ति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता नव विक्रम सिंह ने। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि एक बार थोड़ा पीछे चलते हैं पहले कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से वो विस्तृत 1858 का ब्यौरा है कि जब वो संघर्ष की शुरुआत हुई राम मंदिर को पुनः प्राप्ति के लिए। तो मंदिर की जगह पे मस्जिद बन चुकी थी, लेकिन हमारे अंदर वो खून, वो तड़फ उस पाने की जो थी, वो जो व्यवस्था अपने हाथ में लेने का उनका जुनून था कि जैसे हमारे गुरुओं ने इस देश को बचाने के लिए, इस संस्कृति को बचाने के लिए, इस सनातन को बचाने के लिए गुरु तेग बहादुर साहब ने चांदनी चौक में अपना शीश का बलिदान दिया, जिसको कश्मीरी पंडित कभी भूल ही नहीं सकते, सो पूरा देश मानता है। तो उसी परंपरा को आगे लेकर आकर उस राम मंदिर जन्मभूमि के लिए हमारे बुजुर्ग जहाँ पे आए, उनके साथ उनका जत्था आया, तो उन्होंने पूरी मस्जिद को अपने कब्जे में लेके उस पे अपना हवन किया। अब अगर मैं बात करूं, क्योंकि एक तरह से जो भाईचारा था, आपस में जुड़ाव था, सिख पंथ का हो या फिर हिंदू धर्म का हो, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आज के दौर में एक बार फिर से उन रिश्तों को फिर से जोड़ा जा सके, जिस तरीके का जुड़ाव था, उसके लिए आप लोगों की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो कि हम इस शुभ अवसर पे कि हम भाग्यशाली हैं कि हम वो मंदिर बनता देख रहे हैं जहाँ पे रामलला जी आ रहे हैं। हमने एक लंगर की, जो गुरु नानक ने उस 20 रुपए का जो लंगर शुरुआत करके हमारी परंपरा को दिया, उस लंगर को कल हमने बहन मीनाक्षी लेखी जी के साथ मिलके और तमाम दिनेश जी आए हैं और बहुत सारे साधु हैं, नारायण गिरी जी, उनके साथ मिलके जो शुरुआत की है, जो सांझी वार्ता की बात करते हैं, जहाँ पे गुरबानी बोलती है उपदेश 4 वर्णों को साझा। सभी के लिए ये लंगर है कि एक साथ हम बैठ के उन साधुओं की, उस संगत की सेवा करें कि जो इस समय में अयोध्या को आ रहे हैं। अयोध्या में किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, ताकि मंदिर परिसर के आसपास भी, मंदिर परिसर में जो
श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें भी उस तरीके से जानकारी हो इतिहास की कि कितना संघर्ष में इतिहास रहा है और किन किन लोगों का इसमें योगदान रहा है। अब पूरी दुनिया को पता चल गया कि सिख और सनातन का इस मंदिर के साथ एक गहरा संबंध रहा है। उस संबंध को सरकार के माध्यम से और दूसरा रामभूमि जन्म ट्रस्ट के माध्यम से मैं यहाँ से आपके माध्यम से बेनती करूंगा कि हमें यहाँ पे एक उचित स्थान प्रोवाइड कराया जाए, जहाँ पे उस इतिहास को कोई भी आए, अयोध्या के आए, उस स्थान पे आएंगे तो हमारी जो आपसी रिलेशनशिप है, जो हमारा आपसी संबंध है, वो वहाँ पे आके उनको बताने की जरूरत है, वो देख के ही नजर आ जाएगा। आज देश 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाशोत्सव मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर गुरु गोविंद सिंह जी को याद करते हुए एक वीडियो संदेश जारी किया है। सूरा सो पहचानिए जो लड़ाई दिन के है, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू ना छाड़े खेत। जिथे मेरा सतगुर बैठा। माता गुजरी गुरु गोविंद सिंह जी और उनके चारों साहिबजादों की वीरता और आदर्श आज भी हर भारतीय को ताकत देते हैं। सेवा और सत्य के पथ पर चलते हुए बड़ी से बड़ी चुनौती से भी लड़ने की प्रेरणा हमें गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन से मिलती है। उनका जन्म पूर्वी भारत में पटना में हुआ। उनका कार्य क्षेत्र उत्तर पश्चिमी भारत के पहाड़ी अंचलों में रहा और उनकी जीवन यात्रा महाराष्ट्र में पूरी हुई। गुरु के पंच प्यारे भी देश के अलग अलग हिस्सों से थे और मुझे तो गर्व है कि पहले पंच प्यारों में एक उस धरती से भी था, द्वारिका से, गुजरात से, जहां मुझे जन्म लेने का सौभाग्य मिला है। व्यक्ति से बड़ा विचार, विचार से बड़ा राष्ट्र, राष्ट्र प्रथम का ये मंत्र गुरु गोविंद सिंह जी का अटल संकल्प था। इस परंपरा को सशक्त करने की जिम्मेदारी आज हमारे कंधों पर है। मैं पिता दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी और सभी गुरुओं के चरणों में भी भक्ति भाव से प्रणाम करता हूं। वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु दी फतेह। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पलसमुद्रम में नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम, इनडायरेक्ट टैक्स एंड नारकोटिक्स के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आजकल पूरा देश राममय है। प्रभु राम का जीवन विस्तार, उनकी प्रेरणा आस्था भक्ति के दायरे से कहीं ज्यादा है। प्रभु राम सामाजिक जीवन में सुशासन के ऐसे प्रतीक हैं जो आपके संस्थान के लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि राम राज्य सुशासन के इन्हीं 4 स्तंभों पर खड़ा था, जहां सम्मान से बिना भय के हर कोई सिर ऊंचा कर चल सके, जहां हर नागरिक के साथ समान व्यवहार हो, जहां कमजोर की सुरक्षा हो और जहां धर्म यानी कर्तव्य सर्वोपरि हो। ऐसी पुण्य अवधि में यहां ईश्वर से साक्षात आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हो गया। आजकल तो पूरा देश राममय है, राम जी की भक्ति में सराबोर है। लेकिन साथियों, प्रभु श्री राम का जीवन विस्तार, उनकी प्रेरणा, आस्था भक्ति के दायरे से कहीं ज्यादा है। प्रभु राम गवर्नेंस के, समाज जीवन में सुशासन के ऐसे प्रतीक हैं जो आपके संस्थान के लिए भी
बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकते हैं। साथियों, महात्मा गांधी कहते थे कि राम राज्य का विचार ही सच्चे लोकतंत्र का विचार है। गांधी जी ने ऐसा कहने के पीछे वर्षों का उनका अध्ययन था, उनका दर्शन था। राम राज्य यानी एक ऐसा लोकतंत्र जहां हर नागरिक की आवाज सुनी जाती थी और उसे उचित सम्मान मिलता था। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई और भ्रष्टाचारियों पर एक्शन सरकार की प्राथमिकता रही है। सभी को इन्हीं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर काम करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि NACIN की भूमिका देश को एक आधुनिक इकोसिस्टम देने की है, एक ऐसा इकोसिस्टम जो देश में व्यापार को आसान बना सके, जो भारत को वैश्विक व्यापार का अहम पार्टनर बनाने के लिए मैत्रीपूर्ण माहौल बना सके, जो टैक्स, सीमा शुल्क, नशीले पदार्थ जैसे विषयों के माध्यम से देश में व्यापार को आसान करने के लिए बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि बीते 10 वर्षों में कर व्यवस्था में बहुत बड़े रिफॉर्म किए गए हैं। हमने बीते 10 वर्षों में टैक्स सिस्टम में बहुत बड़े रिफॉर्म किए। पहले देश में भांति भांति की टैक्स व्यवस्थाएं थी जो सामान्य नागरिक को जल्दी समझ में नहीं आती थी। पारदर्शिता के अभाव में ईमानदार टैक्स पेयर को, बिजनेस से जुड़े लोगों को परेशान किया जाता था। हमने GST के रूप में देश को एक आधुनिक व्यवस्था दी। सरकार ने इनकम टैक्स सिस्टम को भी आसान बनाया। हमने देश में फेसलेस टैक्स असेसमेंट सिस्टम शुरू किया। इन सारे रिफॉर्म्स के कारण आज देश में रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री सत्य साई जिले के पलासमुद्रम में नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम, इनडायरेक्ट टैक्स एंड नारकोटिक्स के नए अत्याधुनिक परिसर का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी स्थित वीरभद्र मंदिर में पूजा और दर्शन भी किया। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री ने मंदिर में रंगनाथ रामायण पर आधारित नृत्य प्रदर्शन देखा। आंध्र प्रदेश की पारंपरिक छाया कठपुतली कला थोलू बोम्मा लता के माध्यम से प्रस्तुत जटायु की कहानी इस प्रदर्शन में देखी गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने मंत्रमुग्ध कर देने वाली संगीत प्रस्तुति सुनी और भावपूर्ण भजन भी गाए। प्रधानमंत्री आज केरल के कोच्चि में 4000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। भारत के पत्तन, पोत परिवहन
और जलमार्ग क्षेत्र में पूरी तरह बदलाव लाने की दिशा में इन परियोजनाओं की शुरुआत होगी। दोपहर करीब 12 बजे प्रधानमंत्री बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में न्यू ड्राई डॉक और इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी का उद्घाटन करेंगे। न्यू ड्राई डॉक अन्य देशों पर राष्ट्र की निर्भरता समाप्त करते हुए CSL में बड़े वाणिज्यिक जहाजों को डॉक करने में सक्षम बनाएगा। प्रधानमंत्री कोच्चि के पुथुवाइपीन में IOCL के LPG आयात टर्मिनल का उद्घाटन भी करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दिल्ली में शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं आम सभा में आज मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। सुबह करीब 9:30 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति आज राजस्थान के टोंक के लिए रवाना होंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति वनस्थली विद्यापीठ टोंक के वार्षिक दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। दोपहर करीब 2 बजे इसका सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। अपनी यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति जयपुर के राजभवन का भी दौरा कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि भारत की विकास संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विभिन्न झटकों और संकटों के बावजूद भारत के बैंकिंग क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। दावोस में विश्व आर्थिक मंच में एक सत्र को संबोधित करते हुए RBI गवर्नर ने कहा कि भारत और उसके व्यापक आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी भरोसा है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हमें वास्तव में भारत में व्यापार के अवसरों पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि ये भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र में निर्माण करने का सही समय है। RBI गवर्नर ने कहा कि वैश्विक विकास धीमा होने के बावजूद भारत का सर्विस सेक्टर प्रगति कर रहा है। सुप्रभात में बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की। आज की तारीख इतिहास में क्यों है खास, आइए जानते हैं। 17 जनवरी साल 1946 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की पहली बैठक हुई। UNSC यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसका काम दुनिया भर में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देकर देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रोत्साहित करना है। 20वीं सदी के शुरुआती 5 दशकों में ही दुनिया ने 2 विश्व युद्धों की भीषण त्रासदी देखी। पूरी दुनिया में अशांति का माहौल था। ऐसे में एक ऐसी संस्था की मांग उठने लगी जो देशों के बीच शांति और सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में काम कर सके। और इसी के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई। 75 सालों में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ने UNSC की अध्यक्षता की। साल 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने UNSC की अध्यक्षता की। 17 जनवरी साल 1991 में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म सैन्य अभियान की शुरुआत हुई। इस अभियान के साथ खाड़ी युद्ध की शुरुआत हुई। इस अभियान की शुरुआत हुई अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी और कुवैत की संयुक्त सेना द्वारा इराक पर हमले से। इराक पर सैन्य कार्रवाई के तहत रणनीतिक ठिकानों, तेल शोधन कारखानों और बगदाद हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया। हवाई हमले के 2 घंटे बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने टेलीविजन पर दिए संदेश में सद्दाम हुसैन को कुवैत से अवैध कब्जा छोड़ने की चेतावनी दी। सुप्रभात में आज के लिए बस इतना ही। आइए चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं गायक पद्मश्री कैलाश खेर की मधुर आवाज में राम भजन के साथ। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
बाजही गगन निशान पुर नर नारी सनाथ करी भवन चले हर्षित मन है हर्षित आँखें हर्षित धड़कन हर्षित सांसें हर्षित मन है हर्षित आँखें हर्षित धड़कन हर्षित सांसें ये वन उपवन हर्षाए हैं ये धरा गगन हर्षाए हैं जल अगन पवन हर्षाए हैं श्री राम अयोध्या आए 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 हैं जय सिया राम भवन चले भगवान जय सिया राम भवन चले भगवान जय सिया राम भवन चले भगवान जय सिया राम भवन चले भगवान। एक दिवाली तब आई थी जब वो वन से आए थे एक दिवाली तब आई थी जब वो वन से आए थे एक दिवाली अब आई है जब वो मन से आए हैं देवों ने दीप जलाए हैं देवों ने दीप जलाए हैं देवों ने दीप जलाए हैं श्री राम अयोध्या आए 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 हैं सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुख कंद चढ़ी अटारिन देखई नगर नारी नर वृंद सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुख कंद चढ़ी अटारिन देखई नगर नारी नर वृंद सिया राम 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 एक प्रतिज्ञा पूर्ण हुई है एक परीक्षा पूर्ण हुई है एक प्रतिज्ञा